वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में जो है वो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जहाँ पर जो है वो हम 1857 से लेकर जो है वो 1947 तक जो मॉडर्न हिस्ट्री है प्रीलिम प्लस मेंस दोनों के लिए रहेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ में कंसेप्ट दोनों हम यहाँ पर समझेंगे। और एक सीरीज़, ये जो सीरीज़ है हमने शुरुआत की थी इसको हम ईयर वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी जो है वो हम मिस अप नहीं करेंगे, जिससे कि है अगर एग्ज़ाम में जो है वो यहाँ पर अगर आपको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी आप जो है वो इजीली कर सको। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने कर्जन को डिस्कस किया था, कर्जन के बारे में पूरा जो है वो हमने कवर अप कर दिया था, क्योंकि कर्जन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। और आईएनसी की फॉर्मेशन, मॉडरेट फेज, ये सब हम कवर कर चुके हैं। ये सारी वीडियोस जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जो है वो पूरी क्लासेस है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि आप एक अलग से कट शॉर्ट वीडियो करके हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक पूरी क्लास, एक पूरा टॉपिक एक साथ कवर हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो है वो रिवीजन, एक तो रिवीजन जो है अगर आप रैपिड रिवीजन कर रहे हो तो वो हो जाएगी, प्लस साथ में आपके नोट्स को एक सप्लीमेंट्री जो है वो सोर्स भी मिल जाएगा, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोई सोर्स फॉलो करना है तो आप एनसीईआरटीज़ फॉलो कर सकते हो। सिर्फ ये यूजीसी नेट, अगर आप नेट के लिए भी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी में जो है वो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। तो शुरुआत करते हैं बंगाल पार्टीशन के साथ। बंगाल पार्टीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक इवेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। यहाँ से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है नेशनलिज्म फॉर्म में, यानी कि यहाँ से लोगों ने डायरेक्ट डिमांड करना शुरू कर दिया था कि अब हमें स्वराज चाहिए, अब हमें ब्रिटिश सरकार और ज़्यादा भारत में नहीं चाहिए। तो यहाँ से ये शुरू होता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये ट्रिगरिंग, वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे नेशनलिज्म जो है वो एकदम से रैपिडली जो है वो ग्रो हुआ। तो ये पार्टीशन जो है वो इफेक्ट में आया था 16 अक्टूबर 1905 में, या हम इसको कहें कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसकी 1905 16 अक्टूबर में हुई थी। इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ था, एक तरफ बंगाल, दूसरी तरफ आसाम और ईस्टर्न बंगाल जिसकी कैपिटल थी ढाका। तो इधर वाली साइड पे अगर हम बात करें यहाँ पर बंगाल में, तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार जिसकी कैपिटल बना दिया गया कलकत्ता को, और दूसरी साइड पे था आसाम जिसकी कैपिटल बनाया गया आसाम, ईस्टर्न बंगाल और ढाका जिसकी कैपिटल बना दिया ढाका, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं आपका बांग्लादेश। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कर्जन ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कर्जन का रोल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, कर्जन ने 1903 में क्या किया, बंगाल का दौरा किया। बंगाल गया, एक ऑफिशियल टूर पे नहीं गया था, अनऑफिशियली गया था और ऐसा कहा था कि मैं पर्सनल टूर पर जा रहा हूँ अपने। हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं ऐसा, वो कहते हैं कि जो आपका कर्जन है वो जस्ट बंगाल जाते हैं और बंगाल जाने के बाद वापस जब 1903 में वापस आते हैं तो उसके बाद बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर कर देते हैं। वो कह देते हैं कि बंगाल का पार्टीशन करना जरूरी है। वो कारण क्या बताते हैं इसका, कि क्या कारण है इसका, तो पहला कारण जो दिया जाता है वो दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत टफ हो रही है, यानी कि बंगाल एक बड़ा प्रोविंस है, बड़ी प्रेसिडेंसी है और उसको गवर्न करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, बंगाल इटसेल्फ अ कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश कैपिटल थी, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो अप्रॉक्सीमेट 78 मिलियन की जो वो पॉपुलेशन थी बंगाल में, तो जिसकी वजह से ये कहा गया कि बंगाल को जो है वो गवर्न करना जो है वो मुश्किल हो रहा है, बंगाल का पार्टीशन करना जो है वो जरूरी है, बंगाल को डिवाइड करना जो जरूरी है ऑन द लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन इसके पीछे जो हिडन एजेंडा जो सरकार का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, वो ये था कि जो नेशनलिज्म है उसका जो कोर यानी कि जो बेस था वो बंगाल था। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द बंगाल, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर हम बात करें यहाँ से बहुत सारी अदर पर्सनालिटीज़ जो बंगाल से डायरेक्ट लिंक कर रही थी। बंगाल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क कर रही थी अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी, जिसको बात करें हम, लाइक हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो ये भी बंगाल से थे। तो कहीं ना कहीं जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बंगाल में थी, प्लस साथ में बंगाल से नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था। यहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस भी ज़्यादा थे, तो यहाँ के स्कूल कॉलेजेस में जो है वो हम देखते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो ग्रो कर रहा था, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जो है वो स्प्रेड किया जा रहा था लोगों के बीच में। तो ये कुछ कंसेप्ट है जिसकी वजह से जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो हिडन एजेंडा जो है वो सरकार ने फॉलो किया। थर्ड पॉइंट में आता है, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें, कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी थी उसकी पावर को जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार कंट्रोल कर रही थी कि बंगाल पार्टीशन को जो है वो यहाँ पर जो है बंगाल पार्टीशन के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं जो ये नेशनलिज्म जो ग्रो कर रहा है इसको जो है वो डिवाइड किया जाए।
तो इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि ये जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी ऑन द रिलीजियस लाइन पर जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं। और इसको हमें रिजल्ट भी मिलता है 1906 में, जब यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग जब बनी। तो ये मुस्लिम लीग जब 1906 में बनी, तो इससे भी ये क्लियर होता है कि बंगाल पार्टीशन जो है वो किया जा रहा है। देन होता क्या है यहाँ पे कि 20 जुलाई 1905 में जब वो अनाउंसमेंट होती है बंगाल पार्टीशन की, और ये केम इनटू फोर्स आता है 16 अक्टूबर 1905 को ये केम इनटू फोर्स आता है। इसके बाद हमें पढ़ना है रिस्पॉन्स, कि ब्रिटिश सरकार ने तो कर दिया, अब भारतीयों का क्या रिएक्शन था। अब भारतीयों के रिएक्शन में दो फेजेस आती हैं। एक मॉडरेट लीडर्स आते हैं, यानी कि वो लीडर्स जो 1885 से लेकर जो है वो 1905 तक भारत में एक्टिव थे, और इन्होंने जो है वो एजुकेशन जो है वो मासेस में स्प्रेड करी। दूसरी साइड पे आते हैं आपके यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लीडर वो लीडर जो कि यंग लीडर्स थे, और ये भारतीय एजुकेशन में पढ़े थे, और इन्हें जो है वो ब्रिटिश सरकार नहीं चाहिए थी। ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए। तो सबसे पहले मॉडरेट लीडर्स की बात करें कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो किया। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि सरकार में फेथ दिखाकर, और ये बिलीव किया कि सरकार जो है वो इस पार्टीशन को हमारी बात सुनकर कैंसिल कर देगी। तो यहाँ पर उन्होंने रेफरेंडम्स किए, पेटिशंस किए, मीटिंग्स की। मीटिंग्स यानी कि लोगों को बुलाकर जनमत संग्रह, पार्टीशन के बारे में बताया कि पार्टीशन के फ़ायदे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो पूरी अवेयरनेस यहाँ से स्प्रेड की। सेकंड पे पेटिशंस, क्राउन में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है वो यहाँ पर पेटिशंस फाइल करी। इसके अगेंस्ट जो है वो रेफरेंडम्स जो है वो इनिशिएट किए। डायरेक्ट वोट प्रपोजल यहाँ पर जो है वो अमंग द मासेस जो है वो रखा गया। देन उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा डायरेक्ट एक्शन, कि हमें जो है वो सरकार के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें हाथ खोलने चाहिए, और हमें जो है वो डायरेक्ट एक्शन जो है वो डिमांड करना चाहिए अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन। पहली बार तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन में इन्होंने कहा कि हम बायकॉट करेंगे, हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प ही नहीं लेंगे, हमारी एजुकेशन खुद की होगी, हम जो है वो ब्रिटिश स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, हम अब सब कुछ सिस्टम जो है वो अपना चलाएंगे, हम ब्रिटिश गुड्स को यहाँ पर जो है वो नहीं डालेंगे, हम अपने गुड्स यानी कि हमारे जो इंडियन गुड्स है यानी कि स्वदेशी को यहाँ पर जो है वो प्रमोट किया गया। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से ये जो बंगाल पार्टीशन है ये वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट है, तो इसका सिग्निफिकेंस रहता है कि पार्टीशन से जो है वो नेशनलिज्म की वेव जो है वो नेशन वाइड स्प्रेड हो गई। बंगाल से शुरू हुई और पूरा नेशन वाइड जो है वो यहाँ पर जो है वो ये स्प्रेड हुई है। तो ये जो है वो काफ़ी, इसलिए जो है वो बंगाल पार्टीशन को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। यहाँ पर इसको अपोज किया था ऑल सेक्शन, जितने भी सेक्शंस थे हमारी सोसाइटी के, रिच पुअर, सब ने इसको अपोज किया था। मॉडरेट्स एज वेल एज रेडिकल्स दोनों ने इसको सपोर्ट किया। अब रेडिकल्स यहाँ पर वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट के लिए ही किया जाता है। साथ में यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन देखा गया है। वुमेन पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में यहाँ पर देखा गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मुस्लिम्स में भी जो हायर सेक्शन थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक नवाब जो डक्का का था उसने सपोर्ट नहीं किया, वो ब्रिटिश सरकार के साथ में था, क्योंकि वो फेवर में थे कि अगर एक अलग से प्रोविंस बनाया जा रहा है तो उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद यहाँ पर शुरुआत होती है स्वदेशी एंड बायकॉट की, जो रियल मूवमेंट है। इसकी फेजेज है, तो इसमें स्वदेशी एंड बायकॉट की जो फेज़ थी, पहले मॉडरेट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल चलता है, देन उसके बाद 1906 में जो है वो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल अडॉप्ट किया जाता है। तो इन्होंने डिमांड किया सबसे पहले क्या, और इन्होंने क्या किया, इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो एक यूनिटी को प्रमोट किया। यूनिटी को प्रमोट किया दैट मीन्स पार्टीशन मतलब डिवाइड, तो इन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड है। कैसे? इन्होंने राखी सेलिब्रेशन करी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए होली डिप किया, राखी सेलिब्रेशन हुई, और प्रोटेस्ट मार्च इन्होंने लॉन्च किए, जिसमें इन्होंने फॉलो किया वंदे मातरम को जो है वो गा गा कर जो है उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च किए। इसके बाद यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो कंपोज किया था अमार सोनार बांग्ला, जो प्रेजेंट टाइम पे नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं आईएनसी के। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, जिसमें पहला है बनारस सेशन, दूसरा है कलकत्ता सेशन, और तीसरा है सूरत स्प्लिट। ये तीनों सेशंस जो है वो 3 फेजेज है आपके जो है वो स्वदेशी एंड बायकॉट की। कैसे? पहली फेज बनारस सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, मॉडरेट पर्सनैलिटी के लीडर। इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो करेंगे। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, जो भारत को सर्व करेंगे। 1905 में ये बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद 1906 का आता है कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन को जो प्रेसाइड किया था वो क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। और यहाँ पर पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली जो है वो ये कहा था कि पार्टीशन ऑफिशियली जो है वो यहाँ पर कहा गया है अबाउट द स्वराज,
पार्टीशन के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से जो है वो रेडिकल अप्रोच जो है वो थोड़ी सी शुरू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स की जो आइडियोलॉजीज थी, मॉडरेट्स का जो स्ट्रगल, फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था जिससे वो जो है वो नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, वो एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं था। तो एक्सट्रीमिस्ट उसके फेवर में नहीं थे और एक्सट्रीमिस्ट मांग रहे थे डायरेक्ट एक्शन। तो कहीं ना कहीं स्वराज में ये कहा गया कि अगर अब हमें जो है वो क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, और हमें एक ऐसा सेल्फ रूल चाहिए जो अदर कॉलोनीज की तरह हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और आता है, वो आता है 1886 का सेशन जो स्वराज, जो कि दादा भाई नौरोजी ने प्रेसाइड किया था, 1893 का सेशन जो भी दादा भाई नौरोजी ने प्रेसाइड किया था, और 1906 का सेशन। तो ये 3 सेशंस जो है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रेसाइड किए हैं। आपको बताना है कि जो 1886 का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट जो है वो 1907 में। सूरत स्प्लिट जो है वो बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, और इसकी जो कहानी है मॉडरेट्स, अगर हम बात करें सूरत स्प्लिट की, तो वो सिंपल सी है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बन नहीं रही थी। हुआ ये था कि ये सूरत की जगह जो सेशन होना था वो होना था नागपुर में, और नागपुर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेटेड एरिया था। तो यहाँ से जो है वो वेन्यू शिफ्ट कर दिया गया सूरत में, और रास बिहारी घोष को जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया आईएनसी का 1907 के सेशन का। एक्सट्रीमिस्ट को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या किया, मॉडरेट्स को छोड़ दिया। अब जब उन्होंने मॉडरेट को छोड़ा तो यहाँ पर मॉडरेट्स की जो शील्ड थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की जो शील्ड थी, वो चली गई, और शुरुआत होती है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके बाद यहाँ पर सूरत स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर ये मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट की, स्वदेशी एंड पार्टीशन की खत्म हो जाती है। मीनवाइल सूरत स्प्लिट हो गया, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स इस टाइम पे क्या कर रहे थे, ये सब कुछ जो है वो पार्टीशन करने के बाद चुपचाप शांत होकर देख रहे थे। उन्होंने अभी तक जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया था अगेंस्ट द सरकार, अगेंस्ट द पीपल, अगेंस्ट दिस मूवमेंट, अगेंस्ट द आईएनसी। कोई भी ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, टू सप्रेस दिस मूवमेंट, फिर जब ब्रिटिश एक्टिव हुए 1906 और 7 में, तो यहाँ पर ब्रिटिश एक्टिव होना शुरू हो गया जब उन्होंने देख लिया कि मूवमेंट जो है वो नेशन वाइड स्प्रेड होने की बात की जा रही है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को वो फॉलो किया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में कैसे, उन्होंने मॉडरेट्स को कहा रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो मॉडरेट शांत हो गए। मॉडरेट्स को क्या चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वो रुक गए, और ये रिफॉर्म्स उन्हें मिले 1909 के सेशन में। जो 1909 का जो एक्ट आया था, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, उसमें जो है वो यहाँ पर जो है वो ये कहीं ना कहीं जो है वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जो मॉडरेट्स के फेवर में, मॉडरेट्स जो है वो डिमांड करते थे उस तरह से। लेकिन मॉडरेट्स कितना है इसको यहाँ पर जो है वो ये रिफॉर्म से जो है वो सेटिस्फाइड हुए, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जब ये कहा मॉडरेट्स को, तो मॉडरेट्स लीडर्स हट गए। जब मॉडरेट्स लीडर हट गए तो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट के पास से जो शील्ड थी वो चली गई। जब ये शील्ड चली गई तो यहाँ पर तिलक को अरेस्ट कर लिया। तिलक जो है वो मासेस का लीडर था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे तिलक, तो तिलक को अरेस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं 1908 में जब तिलक को अरेस्ट कर लिया तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो लीडरलेस बन गए। तो एक्सट्रीमिस्ट जो मासिस थे वो लीडरलेस हो गए, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर सूरत स्प्लिट का रिजल्ट था, और यहाँ से जो है वो ये मूवमेंट खत्म हो गई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंडर एक तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट किया, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, कॉमनल डिवीजन, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी स्वदेशी बैकआउट में, उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग एक अलग से पार्टी बना दी गई, जिसमें जो है वो कम्युनल डिवीजन का पार्ट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। और आपको बताना है कि फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया किसको कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर 1911 का जो है वो दिल्ली दरबार होता है, और इस दिल्ली दरबार में जो है वो किंग जॉर्ज 5 जो है वो एब्रोगेट करते हैं बंगाल के पार्टीशन को, यानी कि बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर दिया जाता है, प्लस साथ में कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं कलकत्ता से दिल्ली की तरफ। यहाँ पर जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग 1 या लॉर्ड हार्डिंग जो है वो यहाँ पर वॉइस रॉय थे 1911 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, लॉर्ड आपका जो हेडिंग के रिगार्डिंग 1911 में वॉइस रॉय थे। दिल्ली दरबार, पार्टीशन कैंसिल और पूरा चैप्टर क्लोज। बंगाल पार्टीशन सिर्फ इतना सा है। प्रीलिम्स के लिए आपको ये टर्म सर्विस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया, प्लस साथ में आपका यहाँ 1906 का सेशन स्वराज वाला, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने हैं। देन इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जब ये बंगाल पार्टीशन 1905-1906 में, ठीक है, जब यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर को ये समझ आता है कि जो है कि अभी शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स आते हैं। बाल लाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इनके जो है कि इनकी जो पॉलिसीज थी उसमें सबसे पहला इन्होंने कहा कि इनका सरकार में विश्वास नहीं था। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार वाज नॉट इन आवर फेवर, ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। मास पॉपुलैरिटी की यहाँ पर बात की है कि मतलब इनके पास जो है वो
मास पॉपुलैरिटी थी, जैसे तिलक जो थे वो मास पॉपुलर थे, ठीक है, मासिस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। नो पेटिशन थे, इन्होंने कहा कि कोई पेटिशन जो है वो डालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। फॉलोड बायकॉट, इन्होंने बायकॉट को फॉलो किया और डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल को प्रमोट किया। रीजंस क्या थे कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से जो है एक्सट्रीमिस्ट राइज हुए? तो सबसे पहला है स्प्रेड ऑफ द मोर पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर इंडियंस के बीच में जो है वो रेज्ड हो रहा था, जिससे उन्हें ये था कि अब हम खुद भी रूल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मॉडरेट्स की पॉलिसीज का फेलियर। मॉडरेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू उतने कामयाब नहीं हो पाए जितने ज़्यादा जो है वो रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे। बंगाल पार्टीशन हो गया, मॉडरेट्स ने बहुत कोशिश करी कि बंगाल पार्टीशन ना हो, लेकिन ये हो गया, ठीक है। फेमाइंस थी 1896-97 और 1899 और 1901 की फेमाइन, ये दोनों फेमाइंस थी और ब्रिटिश का कोई एक्शन नहीं था, कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। उसके बाद यहाँ पर है ब्रिटिश की इंटरफेरेंस। ब्रिटिश जो है वो हमारी सोसाइटी में इंटरफेयर कर रहे थे रिफॉर्म्स के थ्रू, लाइक वो चाइल्ड मैरिज को जो है वो बैन कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरी स्प्रेड हो रही थी, प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस लाइक रशियन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से भारत में न्यू आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म, ये सब के कंसेप्ट जो है वो भारतीय जो लीडर्स थे उनको जो है वो पढ़ने को मिले, वो समझने को मिले, तो इनका जो है वो स्प्रेड जो है वो भारत में होता है, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फॉरेन इन्फ्लुएंस देखी गई है। साथ में जापान डिफीटेड रशिया इन 1904-05, तो जापान एक छोटी से नेशन ने जो है वो एक बड़ी रशिया को डिफीट कर दिया। अभी तक ये माना जाता था कि रशिया और यूएसए को डिफीट नहीं किया जा सकता, रशिया यूके को डिफीट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर जब जापान ने रशिया को डिफीट कर दिया तो इससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भारतीय लोगों में, भारतीय लीडर्स में आया। एक्सपोजर ऑफ द ब्रिटिश नेचर, ब्रिटिशर्स का जो ट्रू नेचर था वो एक्सपोज किया। फॉर एग्जाम्पल ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी 1901 में, इससे पता चला कि यहाँ से जो है वो पैसा जो है वो सरकार जो है वो बाहर ले जा रही है, हमारी तरफ यहाँ पर नहीं ध्यान दे रही है। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स ने की है इंडिया में, बट लेकिन उनका जो प्राइमरी इंटरेस्ट था वो खुद के जो बेनिफिट्स थे उनको फ्रंट में रख रहे थे सबसे पहले। बुबोनिक प्लेग जो है यहाँ पर स्प्रेड हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो लाखों लोग यहाँ पर मारे गए थे, लेकिन सरकार ने जो है वो ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आती है 1905 से लेकर 1920 के बीच की फेज़, यानी कि इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज़ भी कहा गया है, कारण हमने पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, तिलक, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। साथ में राज नारायण बोस, ठीक है। उसके बाद आता है अश्विनी कुमार दत्त और वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ये कुछ लीडर्स है यहाँ पर जो एक्टिव रहते हैं, इनको एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी कहा जाता है। और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा एक्सट्रीमिस्ट है और कौन सा मॉडरेट है। तो शुरुआत करते हैं लोकमान्य तिलक के साथ। तिलक जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो मासेस में बहुत ज़्यादा थी, इनको लोकमान्य कहा गया। इनका जो मोटो था उसमें इन्होंने कहा है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यहाँ पर जो है वो कंसेप्ट जो है वो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वराज जो है आप मल्टीपल टाइम देखोगे कि ये किसने जो है वो स्वराज किसके अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि तिलक के अकॉर्डिंग स्वराज क्या है, गांधी जी के अकॉर्डिंग स्वराज क्या है, लाला लाजपत राय के अकॉर्डिंग के स्वराज क्या है, औरोबिंदो घोष के अकॉर्डिंग स्वराज क्या है, दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग स्वराज क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले के अकॉर्डिंग स्वराज क्या है। इस तरह से 4 नंबर में जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिपीटली पूछा जाता है, बहुत बार जो है वो यहाँ से जो है वो एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नो अरेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर जो तिलक है वो अरेस्टेड अलॉट ऑफ टाइम है, कि तिलक जो है वो बहुत बार जो अरेस्ट हुए हैं, और अरेस्ट हुए हैं सेडिशन के चार्जेस के अंदर। तो ये सेडिशन का जो सेक्शन था पहले वो 124 था और अभी शिफ्ट कर दिया गया है इसे। साथ में इन्होंने क्या किया है, स्वदेशी और शिवाजी और गणपति फेस्टिवल जो है वो उन्होंने जो है वो शुरुआत नहीं की रही, शिवाजी और जो है गणपति फेस्टिवल इनको उन्होंने यूज़ किया है। ये पूछा जाता है कि शिवाजी और गणपति फेस्टिवल किसके थे। जो गणपति फेस्टिवल था 1893 और शिवाजी फेस्टिवल था 1896, यानी कि इन्होंने क्या किया, इंडियन फेस्टिवल्स का यूज़ किया अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए। इन्होंने जो एज ऑफ कंसेंट बिल था 1891 उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी, जिसमें जो है वो मैरिज एज को बढ़ा दिया गया था, चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर जो रोकने की कोशिश की गई है। न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो महरत्ता इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था, तो ये दोनों न्यूज़पेपर जो है वो पेपर में पूछे गए हैं। और अप्रैल 1916 में इन्होंने जो है वो जब जेल से रिलीज़ होकर आए, लखनऊ पैक्ट के बाद 1916 में यहाँ पर होम रूल लीग जो है वो शुरुआत करी थी। तो ये होम रूल लीग जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कवर करेंगे, हमारी एक पूरी अलग से जो है वो इसके ऊपर चैप्टर रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लीडर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, लायन ऑफ पंजाब इनको कहा गया है। इन्होंने जो है वो नारा दिया था वो दिया था गो बैक साइमन,
साइमन गो बैक या गो बैक साइमन। और ये जो थे वो एक्टिव थे कहाँ पर, पंजाब में। लाला लाजपत राय कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे आर्य समाज के साथ, तो ये भी याद रखना। और आर्य समाज जो है वो 1875 में बना था। और इसके जो फाउंडर थे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, या आप अपने नोट्स में भी साथ साथ में लिख सकते हो, ताकि एक एक्टिव लर्निंग की प्रोसेस को जो है वो प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट लीडर थे औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष जो है वो सपोर्टेड तिलक, इन्होंने तिलक को सपोर्ट किया था। इन्होंने स्टार्ट किया था क्या, एक पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब इन्होंने कहा था, और इन्होंने जो है वो इनिशिएटिव्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉन्च किए हैं। इन्होंने कहा था पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ अ नेशन। तो ये डायरेक्ट अगर आपसे कोटेशन पूछी जाती है एग्जाम में तो आप इसको लिख सकते हैं। पब्लिश की अगर हम बात करें कि इनके जर्नल्स जो थे, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड इन इंदु प्रकाश, इन्होंने ये जर्न किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है वो इंदु प्रकाश वाला सेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और न्यू लैम्प फॉर ओल्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि ये सूरत स्प्लिट की कहानी को हम पढ़ते हैं, तो मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट जो है वो शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि देखो दो आइडियोलॉजीज जो है वो आपस में जो है वो कहीं ना कहीं उनमें ट्रशल रहता है। ऐसा नहीं था कि लीडर्स की आपस में लड़ाई थी, ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था कि लाइक एक डायरेक्ट स्ट्रगल बोल रहे थे, एक बोल रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करना है। तो इसमें बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी, इसके साथ प्लस साथ में अमृता बाजार पत्रिका, ABP भी हम इसको कहते हैं, तो ये एक्सट्रीमिस्ट की थी। तो इन दोनों के बीच में जो है वो ट्रशल था, यानी कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल यहाँ पर देखा गया है। दूसरा गोखले वर्सेस तिलक था यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने डक्कन सभा बनाई थी 1995-96 में। तो ये डक्कन सभा किसने बनाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ में 1895 में तिलक जो क्या कर रहे थे, पुनः सार्वजनिक सभा पर पूरा कंट्रोल हो गया था तिलक का। तो जब तिलक का पूरा कंट्रोल यहाँ पर पुनः सार्वजनिक सभा पर हो गया, तो यहाँ पर गोखले ने क्या किया, अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। यानी कि यहाँ पर भी क्या देखते हैं हम, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। देन उसके बाद आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था, 1875 में ये बना था। और यहाँ पर मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट शुरू हो जाता है, यानी कि मॉडरेट आइडियोलॉजी भी होती है आर्य समाज में और एक्सट्रीमिस्ट भी होती है। तो ये लाला लाजपत राय जो है वो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट विंग के होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड्स क्या थी कि ये जो लीडर्स थे क्या डिमांड कर रहे थे, एक तो नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, स्वराज और सेल्फ रूल होना चाहिए, लिमिटेड आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि आउटसाइड इंटरफेरेंस या तो हमें चाहिए नहीं या लिमिटेड होनी चाहिए। इन्होंने प्रमोट किया स्वदेशी को, फ्री मार्केट सिस्टम चाहिए जिसमें ब्रिटिश सरकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, प्रेस फ्रीडम होनी चाहिए ताकि हम जो है वो सरकार की आलोचना भी कर सकें, नो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। इसका कारण ये था कि 1901 की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उसके बाद मेथड्स की अगर हम बात करें, इन्होंने फॉलो किया पैसिव रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन विदाउट आर्म्स। अगर हम एक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्म्स, यानी कि हमें आज़ादी चाहिए थ्रू गन्स पावर, ठीक है, जिसमें हम लड़कर जो है वो वायलेंस के थ्रू जो है वो आज़ादी लेंगे। लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस में ये कहा कि यहाँ पर कहा गया कि डायरेक्ट एक्शन होगा विदाउट आर्म्स। साथ में मासेस को इन्वॉल्व किया गया। जो एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी थी उनका मानना था कि जब तक मासेस जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट नहीं लेंगे तब तक जो है वो आज़ाद होना बहुत मुश्किल है। तो ये जो मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट चल रहा था, ये रिजल्ट होता है 1907 में सूरत स्प्लिट में। और इसका जो रीज़न था वो था एक्सपेंशन ऑफ द स्वदेशी टू द मासेस और आउटसाइड बंगाल। यानी कि एक्सट्रीमिस्ट ने ये कहा कि हम जो स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट है उसको भारत से बाहर ले जाएंगे। मॉडरेट्स ने इसको अपोज किया। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स मानते थे कि मासेस जो है वो अभी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, जब ब्रिटिश चुपचाप जो है वो बाहर बैठकर देख रहे थे, ब्रिटिश एंट्री करते हैं यहाँ पर। जब ये ब्रिटिश चुपचाप बाहर देख रहे थे तो ब्रिटिश ने एंट्री किस तरह से करी, देखो। लॉर्ड मिंटो ने कहा बिफोर सेशन एंगेज विद मॉडरेट एंड प्रॉमिस फॉर रिफॉर्म्स। जो सूरत स्प्लिट, ये जो सेशन होना था सूरत में 1907 का, इससे पहले उन्होंने मॉडरेट लीडर से एक बात करी और उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो मॉडरेट्स कहीं ना कहीं शांत हो गए। लेकिन यहाँ पर ये जो सेशन था ये प्लान होना था नागपुर में, और नागपुर जो एरिया था वो एक्सट्रीमिस्ट का डोमिनेटेड था। तो यहाँ पर बट शिफ्ट कर दिया इसको। तो मॉडरेट्स ने क्या किया कि ऑलरेडी जब ब्रिटिशर्स के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने क्या किया, इस सेशन को शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, सूरत में। और राज बिहारी घोष यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं INC के, बट एक्सट्रीमिस्ट को ये एक्सेप्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूरत स्प्लिट जो है वो होता है। तिलक को जो है वो यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है और फाइनली जो है वो मासेस लीडरलेस हो जाते हैं और ये मूवमेंट जो है वो यहाँ पर खत्म होने शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर 1909 में जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया, यहाँ पर जो है वो, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो मॉर्ले थे और मिंटो जो थे वो वॉइसरॉय थे। इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव फीचर्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट ऑफ सेल्फ रूल जो है वो यहाँ पर देखा गया। बजट के ऊपर वोटिंग विद बजट वोटिंग एक तो, और ऊपर से राइट टू विटो पावर। मतलब यहाँ पर क्या है
कि अगर बजट के ऊपर वोटिंग दे थी तो लेकिन साथ में वॉइस रॉय को या गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दी है, तो मतलब उसकी वीटो पावर रहेगी उसके ऊपर। अथॉरिटी टू क्वेश्चन, यहाँ पर जो है वो टू आस्क क्वेश्चन, एक पॉजिटिव था कि क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं सरकार से। दूसरा मोर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है वो दे दी गई, प्लस प्रोविंशियल में वही है कि वो एक तरह से जो है वो प्रोविंसेस में जो है वो सारी जगह पे अलग अलग जो है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स थी, तो वो उसमें जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी गई है। लेकिन सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें यहाँ पर एक्सपेंशन की गई है। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट में अगर हम बात करें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यानी कि जब 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग बन गई तो उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट भी यहाँ पर दे दिया, जिसको बोलते हैं कॉमनिज्म। नो रियल पावर, कोई रियल पावर नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको बजट डिस्कशन की पावर दी तो वीटो पावर गवर्नर जनरल के पास आ गई, तो उससे क्या है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वीटो जो है वो गवर्नर जनरल की जो है वो उस डिसीजन को कर्व कर सकती है। दूसरा लिमिटेड एसोसिएशन ऑफ इंडियन, कि भारतीयों को तो दे रहे हो लेकिन यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन का कंसेप्ट नहीं था, अभी भी वो लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। और नो वोटिंग राइट टू वुमेन, यहाँ पर वुमेन के लिए जो है वो कोई वोटिंग राइट नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं बंगाल पर जो ये बंगाल पार्टीशन के बाद 1909 का जो ये सेशन था, जो मॉडरेट्स को लगा कि रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा होंगे, ये उतने जो है वो अच्छे नहीं रिफॉर्म्स यहाँ पर आए थे। तो इवैल्यूएशन अगर हम बात करें, नो सेल्फ रूल, नो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, नो अकाउंटेबिलिटी और टूल ऑफ डिवाइड एंड रूल। यहाँ से जो है वो ये क्या था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था। वुमेन के लिए यहाँ पर कोई राइट नहीं था। साथ में जो है वो लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्शन जो है वो अभी भी सरकार में शेयर नहीं दे पा रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें 1906 में ये बनी, तो 1906 में जो है वो एक शिमला डेपुटेशन जाता है, जिसको लेड कौन करते हैं, आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है। और ये दोनों प्रपोज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कि एक अलग से जो है वो मुस्लिम्स के लिए जो है वो पार्टी बनाई जाए। ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट किया, जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और कहीं ना कहीं ये दो पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने बंगाल पार्टीशन को भी सपोर्ट किया है। 1908 में जो है वो मुस्लिम लीग का जो सेशन होता है वो अमृतसर होता है। हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह सेम सेशन कंडक्ट करते हैं अपना, जिसमें डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। यहाँ पर ये डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। और यहाँ पर जो हेड किया था इसको, वो क्या था, सर सैयद अली इमाम ने इनको इस सेशन को जो है वो हेड किया था अमृतसर के, जहाँ पर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा आईएनसी के लिए। और जिन्ना ने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, जिन्ना ने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को 1913 में। और ये जो यहाँ पर कंसेप्ट आता है वो ये कि बैकग्राउंड में अगर हम चलते हैं मुस्लिम लीग के, तो बिफोर द पार्टीशन लाइक मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन किस तरह से हुई। तो 1857 का रिवोल्ट था, मुस्लिम लीडर था, यानी कि बहादुर शाह सेकंड लीडर थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ये माना कि मुस्लिम्स ही रिस्पॉन्सिबल है रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। तो 1881 तक जो है वो 19% जो है वो पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की। यूपी में 13% थे, बंगाल में 49% और पंजाब में 51%। तो ये रीजन याद रखना, पार्टीशन जो है वो बंगाल और पंजाब का हो रखा है, क्योंकि तो इसलिए हो रखा है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पंजाब में जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी 51 की, और बंगाल में माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी। यूपी में 13% थे मुस्लिम्स। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब क्या होता है, बैकवर्डनेस। मुस्लिम्स क्या होता है, बंगाल में जो वो पीजेंट्स थे, ठीक है, कंसेप्ट समझना मुस्लिम्स का। क्योंकि देखो 1857 में जब रिस्पॉन्सिबल माना गया, तो उसके बाद 1885 तक जो है वो मुस्लिम्स ने जो है वो बैक को एक तरह से जो है वो पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल या जो मूवमेंट ग्रो कर रही थी उसमें जो वो पूरे के पूरे बैक एक तरह से जो बैकलॉग में अगर हम बात करें पूरे के पूरे जो है वो पीछे चले गए थे। तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम्स के पास क्या था, एक तो बंगाल में जो बात करें पीजेंट थे, पीजेंट से बंगाल में जमींदार नहीं थे, ठीक है। लेस मॉडर्न एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, उनके पास ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी। दूसरा, सक्सेसर्स ऑफ मुगल एम्पायर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द लॉस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुगल एम्पायर के वंशज थे, जो मुगल एम्पायर सरकार में जो काम करते थे, वो सब क्या थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर खत्म हो गया था तो वहाँ से क्या है कि उनके जो आगे के जो राजा लोग थे या राजाओं के जो वंशज थे, वो सब क्या थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो उसकी वजह से क्या था, वो एक तरह से जो है वो पूरे के पूरे जो है वो बैक, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर अदर के कंपैरिजन में जो है वो पीछे एक तरह से पिछड़ा वर्ग बन गए थे। या अगर हम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बैकवर्ड हो गए थे। फिर उसके बाद क्या होता है 1955 में, यहाँ पर 1855 में मोहम्मदन एसोसिएशन बनती है 1855 में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, लॉयल टू ब्रिटिश, एजुकेशन स्प्रेड करना और फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इसको फेवर किया। उसके बाद 1863 में क्या हुआ, मोहम्मदन लिटरेसी एसोसिएशन फॉर्म्ड हुई और इसको बनाया था अब्दुल लतीफ़ खान ने। तो ये पूछते हैं पेपर में कि ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी, जिसमें प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को ये पता चल गया था कि हम क्या हो रहे हैं, हम एक तरह से जो है वो बैकवर्ड हो रहे हैं, हम जो है वो अदर सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हम पिछले जो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो यहाँ पर प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन को, इस
फॉर्म के थ्रू, और ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देन इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल नेशनल मोमेडन एसोसिएशन बनती है 1877 और 78 में, और इसको बनाते हैं सैयद मीर अली, जिसमें जो है वो कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है ऑन द वेस्टर्न एंड द सेकुलर मॉडल। तो ये थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट बनाते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है बाद में 1875 में, जिसमें मुस्लिम्स का रिवाइवल पर बात की गई है। इनको हम सेपरेटली ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी यहाँ पर होती है 1867 में। हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी कैसी होती है कि गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, देवनागरी स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया एंड हिंदी एज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ बिहार प्रोविंसेज। यूनाइटेड प्रोविंस में और बिहार में दोनों में क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सेकंड जो है वो हिंदी को डिक्लेयर कर दिया, देवनागरी स्क्रिप्ट वाली। तो गवर्नमेंट डिसीजन जो है वो स्ट्रांगली कंडेम्ड किया किसने, सैयद अहमद खान ने, और अपोज किया एंड आल्सो सपोर्टेड बाय द मालविया ने इसको सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, आईएनसी, दूसरा फैक्टर आता है आईएनसी का। आईएनसी जो थी वो हिंदू डोमिनेशन थी, स्वदेशी, डोमिनेटेड बाय द हिंदू सिंबल्स। राखी हिंदूज़ का फेस्टिवल है, तो कहीं ना कहीं होली डिप हिंदूज़ में प्रमोट होती है। तो इससे क्या था, मुस्लिम्स को लगा कि ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल इज अ पार्ट, फ्रीडम स्ट्रगल चला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वो हिंदू सिंबल्स पर डोमिनेटेड था। आर्य समाज काउ प्रोटेक्शन कर रहे थे, तो एक तरफ से जो फ्रीडम स्ट्रगल भी हो रहा है, दूसरी तरफ से आईएनसी के जो कुछ लीडर्स थे वो आर्य समाज थे, तो वो फेवर में थे किसमें, काउ प्रोटेक्शन के। यहाँ पर क्या होता है, बर्थ ऑफ कम्युनल राइट्स, सबसे पहले शुरुआत होती है कम्युनल राइट्स की। तो कम्युनल राइट्स में जो सबसे पहला आता है वो होता है तितागढ़ राइट, यह आया आपका 1896 में। यहाँ पर जो है वो अर्बन राइट्स थे ये, और थाला राइट्स, ये दोनों अर्बन राइट्स हैं, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस। उसके बाद यहाँ पर रूरल राइट्स की अगर हम बात करें तो देवनगंज और उसके बाद बैसाखीगंज राइट्स, बख्शीगंज राइट और देवनगंज राइट, ये दोनों राइट्स हुए हैं। और उसके बाद तीसरा है जेमपुर राइट जो है आपका 1907 में। तो ये कुछ राइट्स है जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में हो रहे थे। फाइनली जो इसका रिजल्ट होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, विद ब्रिटिशर्स कॉम्युनल पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं और एक सेपरेट से मुस्लिम लीग बनाई जाती है। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये कुछ राइट्स हैं, ठीक है, ये राइट्स आपको याद, अगर आप कुछ इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो इन राइट्स के नाम याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपल कहानी समझनी है कि ये हिंदू मुस्लिम जो राइट्स हो रहे थे, इसकी वजह से जो है वो मुस्लिम्स को ये लगा कि अब हमें जो है वो एडमिनिस्टर करना चाहिए इसको, ताकि इन राइट्स को रोका जाए। तो वो क्या करते हैं कि जो राइट्स में जो है वो मुस्लिम लीग की जो डिमांड को प्रमोट करने के अलग से पार्टी बना देते हैं मुस्लिम लीग की, ताकि मुस्लिम्स की जो राइट्स, जो ये डिमांड्स हैं उनको समझा जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ से कॉम्युनल पॉलिटिक्स भी इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो हिडन एजेंडा था वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। तो फाइनली जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है होम रूल लीग का। होम रूल लीग जो है वो 1916 से लेकर 1918 के बीच में होती है, और ये जो होम रूल लीग है ये इंडिया का रिस्पॉन्स है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ, वर्ल्ड वॉर 1 के तरफ, और साथ में यहाँ से कहीं ना कहीं जो है वो हमारा जो स्ट्रगल है वो जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के हाथ में होता है। और उसमें जो है वो कौन इंपॉर्टेंट लीडर होंगे, हमारे तिलक, बाल गंगाधर तिलक यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे। और इस फेज़ को जो है हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कवर करेंगे सबसे पहले कि किस तरह से जो है वो आपका आईएनसी में जो है वो तिलक की वापसी हुई और गांधी की एंट्री हुई। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फेज़, एक छोटी सी फेज़ आती है कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे यहाँ से। आई होप हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।